और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। टेरर फंडिंग मामले से यह खबर जुड़ी हुई है। यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को कबूल कर लिया है। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर है यासीन मलिक, जिन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट एनआईए अदालत में अपने ऊपर लगे इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। अदालत में अपनी गलती उन्होंने तस्लीम की है। अदालत से मुतालबा किया है कि कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जाए। आपको बता दें कि अदालत यासीन मलिक की सजा पर 19 मई को सुनवाई करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई यह केस है, यह खबर है जिसमें यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को कबूल कर लिया है। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत में यासीन मलिक ने अपनी गलती तस्लीम की है। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया है कि कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जाए। आपको बता दें कि अदालत यासीन मलिक की सजा पर 19 मई को सुनवाई करेगी। और इस खबर पर हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि यासीन मलिक ने अपनी गलती कबूल कर ली है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से बड़ी खबर फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत से आई है, जिसमें यासीन मलिक समेत कई लोग आरोपी थे। लेकिन यासीन मलिक आज जब कोर्ट में पेश हुए तो उस पेशी के दौरान उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो जो ट्रायल है, क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप है वो तय कर दिए गए थे। हालांकि आज ट्रायल के दौरान जब कोर्ट ने उनसे ये कहा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं या ट्रायल फेस करना चाहते हैं, तो यासीन मलिक के द्वारा कोर्ट में यह कहा गया कि वो अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को सही मानते हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जाए कि कश्मीर में जो टेरर फंडिंग को लेकर तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, उन आरोपों को उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कोर्ट में यानी कि एनआईए अदालत से ये कहा है कि कानून के मुताबिक उन्हें जो भी सजा दी जानी चाहिए वो सजा उन्हें दी जाए। लेकिन ये माना जा सकता है कि जब कोई अपराधी अपनी सजा को कबूल करता है तो कोर्ट कहीं ना कहीं हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में 19 मई को उनकी सजा पर बहस होगी कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, यानी कि यासीन मलिक के ऊपर जिसमें टेररिस्ट एक्ट यानी कि सेक्शन 16, रेजिंग फंड ऑफ द टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 17, कॉन्स्पिरेसी ऑफ कमिट टेररिस्ट एक्ट यानी कि सेक्शन 18, 20 बीइंग अ मेंबर ऑफ टेररिस्ट गैंग और ऑर्गेनाइजेशन एंड यूपीए सेक्शन 120B और 124A, ये तमाम जो चार्जेस हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। बहरहाल यासीन मलिक ने अपने जुर्म को कबूल किया है और उन्होंने कहा है कि वो कानून के मुताबिक उन्हें जो भी सजा मिलेगी वो उसको स्वीकार करेंगे। 19 मई को दिल्ली की जो पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत है वो फिलहाल उनकी सजा पर बहस करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि जब पटियाला हाउस कोर्ट उनकी सजा पर बहस करेगी तो यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए कितनी सजा दी जाती है। बिल्कुल सुशील पांडे, अब यासीन मलिक के इस कबूलनामे के बाद क्या लगता है कि यासीन मलिक से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, जो कुछ और लोग कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर पकड़े गए थे, जिन पर इल्जामात हैं, उन लोगों की भी अब परेशानी बढ़ेगी? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में न केवल यासीन मलिक बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी हाफिज सईद, सबीर शाह, मसरत आलम पर कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग जो आरोप है वो लगाए गए थे। इसके अलावा राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद खान भट्ट और अलियास पीर सफुल्ला, ये तमाम जो लोग हैं वो आरोपी हैं। लेकिन यासीन मलिक के द्वारा अपने जुर्म को कबूल करने पर निश्चित रूप से इन तमाम लोगों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि ये तमाम लोग उसी आरोप में आरोपी हैं। वैसे में अगर एक आरोपी ने अपने सजा को कबूल किया है तो निश्चित रूप से इसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि इन तमाम लोगों ने अपने आरोप को कबूल नहीं किया है, ये ट्रायल फेस करेंगे। ये अदालत का आने वाला समय बताएगा कि जो ट्रायल इनके ऊपर चलेगा उसमें इनको कितनी सजा दी जाती है। लेकिन यासीन मलिक के द्वारा एक बड़ा फैसला कोर्ट में कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर कश्मीर के लिए, क्योंकि उन्होंने अब स्वीकार किया है ऑन रिकॉर्ड जो सूत्र हमें बताते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जानी चाहिए। यानी कि कश्मीर में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हुई या जो भी अलगाववादी वहां पर घटनाएं घटी, उन तमाम में जो भी आरोप जांच एजेंसी के द्वारा यासीन मलिक के ऊपर लगाए गए थे, उन आरोपों को उन्होंने सही माना है।
बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अलायदगी पसंद यासीन मलिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा है कि उनसे गलती हुई थी और उन्हें जो सजा दी जाए उसमें भी रियायत बरती जाए। 19 मई को अब यासीन मलिक की जो सजा है उस पर फैसला एनआईए कोर्ट करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मस्जिद के सर्वे को लेकर आज भी सुनवाई हुई और कल भी इस हवाले से अदालत में सुनवाई है। दूसरी तरफ कोर्ट कमिश्नर के तबादले पर भी फैसला आना अभी बाकी है। माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके नई व्यवस्था लागू की गई। नई व्यवस्था पूरी तौर से ध्वस्त हो गई है। कोई भी मुकदमा 2-2 महीने तक आ नहीं रहा। किसी अधिवक्ता को ये नहीं पता कि उसका मुकदमा कब आएगा। ऐसी स्थिति में हमारी मांग ये है, जो हमारी बार एसोसिएशन माननीय अध्यक्ष जी और उनकी पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है, हमारी पुरानी व्यवस्था लागू हो। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार की हिदायत पर मथुरा ओहदेदारान ने कृष्ण जी की जाय पैदाइश का दौरा किया। तकरीबन 1 घंटे तक मंदिर में ठहरे एहलकारों ने हर जगह का मुआयना किया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कौमी तंजीमी वजीर तुषार खान की क़यादत में इस ग्रुप में 10 लोग शामिल थे। मैं केवल यहाँ आने के बाद एक ही बात कहूँगी कि मेरी कौम के जितने लोग हैं, मेरी उनसे अपील है, आपस में झगड़ा हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। तो बेहतर है कोई अगर हमसे प्यार से कह रहा है और अगर उसके ईश्वर की वो जन्मभूमि है वो मान रहा है, तो फिर यहाँ पे झगड़े का कोई विषय नहीं रह जाता। हम भाईचारा और अमन चाहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान कभी नहीं चाहते कि हमारे देश में लड़ाई हो या कोई ऐसा विषय हो जिससे लड़ाई विवाद आपस में बने। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ रहना चाहते हैं और इसीलिए मेरा सभी से ये निवेदन है, जो भी इस बात को नकार रहे हैं वो सभी लोग इस बात को सकारात्मक तौर से देखें। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब कुछ आतंकवादी तत्व ऐसे हैं जिनको फंडिंग होती है, ये आप सब जानते हैं, आप जैसे हम लोग नहीं जानते। उनको ये काम करने के लिए कहा जाता है कि तुम इस प्रकार देश का माहौल बिगाड़ो, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे राष्ट्र में भारत का एक अलग ही परचम उठ गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, न वो हिंदू देख रहे हैं न मुसलमान। अधिकृत कोई चीज़ है तो तोड़ दी जा रही है। तो ऐसे में यदि मुसलमान ये कहे कि फला काम ऐसा किया जा रहा है, दबाव में नहीं। यूपी के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वक्फ अमलाक मामले में आजम खान को जमानत मिल गई, लेकिन अभी जेल से रिहाई मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत। वक्फ इमलाक मामले में मिली जमानत, लेकिन अभी जेल से रिहाई का इंतजार बरकरार। यूपी के साबिक वजीर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने वक्फ बोर्ड की जायदाद को गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने के मामले में जमानत दी है। ये फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने दिया। ताहम जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। आजम खान 3 रोज कबल नए मुकदमे के इंदराज के बाद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आजम खान के खिलाफ 3 दिन कबल रामपुर में फर्जी दस्तावेजात की मदद से 3 स्कूलों की शनाख्त हासिल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सीतापुर जेल में इस केस के वारंट भी शामिल कर दिए गए हैं। अगस्त 2019 में सहाफी अल्लामा जमीर नकवी ने वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने हक में शामिल करने के मामले में लखनऊ में मुकदमा दायर किया था। बाद अज़ां इस केस को रामपुर के अजीम नगर थाने में मुंतकिल कर दिया गया। आजम खान के खिलाफ अब तक 88 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 86 मुकदमात में पहले ही मुख्तलिफ अदालतों से जमानत मिल चुकी है। आज के केस समेत आजम खान को 87 मुकदमात में जमानत मिली है। जेल में रहते हुए आजम खान यूपी के रामपुर से MLA मुंतखब हुए थे। फरवरी 2020 से आजम खान जेल में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 माह से जेर इल्तवा आजम खान की जमानत पर सख्त तबसरा किया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BI गोई की बेंच ने समाअत 11 मई तक मुलतवी करते हुए कहा था कि हम हाई कोर्ट के हुक्म का इंतजार करना चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो ऑर्डर करेंगे। अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत से एक दिन कबल आजम खान को जमानत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ के साइबर क्राइम सेल पुलिस स्टेशन में एक नामालूम शरपसंद के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनकर फर्जी पैगामात के जरिए फरेब दही की कोशिश से मुतालिक FIR दर्ज की गई है। AMU के तर्जमान उमर पीरजादा ने बताया कि वाइस चांसलर की तस्वीर वाले जाली अकाउंट के जरिए एक शरपसंद यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और दीगर अफराद को पैगामात भेज रहा है, जिसकी शिकायत की गई है। मौसूल होने वाली कॉल और पैगामात को नजरअंदाज कर दें। ये वाइस चांसलर की शबीह और यूनिवर्सिटी के वकार को दागदार करने की कोशिश है। एक FIR रजिस्टर करी गई है साइबर क्राइम पुलिस सेल स्टेशन अलीगढ़ में, जिसमें कि एक अज्ञात मिस्क्रेंट जो है, जो अपने आप को इम्पर्सनेट कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में, जो एक ब्रेजन डिफ्रॉड ये मैसेज जो है फेक मैसेजेस के थ्रू कर रहा है। प्राइमा फेसी प्रोब और ये ट्रू कॉलर डिटेल्स जो हमें अभी तक इत्तला मिली है, उसमें ये पता चला है कि पर्टिकुलर नंबर यूज़ करा जा रहा है ये फेक मैसेजेस भेजने के लिए, और ये इसकी डिटेल रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हम बता दें आपको कि ये मैटर जो है ये रिपोर्ट कर दिया गया है कंसर्न अथॉरिटी को, और उनसे गुजारिश करी गई है कि जितने भी अगर आइंदा भी कोई मैसेजेस आए उसे इग्नोर कर। अलीगढ़ में आज बीकॉम के इम्तिहान के दौरान तलबा ने नकल के नाम पर रिश्वत मांगे जाने को लेकर हंगामा किया। इनका इल्जाम था कि नकल कराने के लिए पैसे देने का दबाव बनाया गया। मना करने पर जबरदस्ती तलबा के साथ मारपीट की गई। पूरा मामला अलीगढ़ के IIMT इंस्टीट्यूट का है, जहां गगन कॉलेज के तलबा इम्तिहान देने पहुंचे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में आहिस्ता आहिस्ता बहारें लौट रही हैं। इसी का नतीजा है कि तलबा को मुलाजमत देने के लिए कंपनियां भी कैंपस की तरफ रुख करने लगी हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी लॉन्च में टैब ग्रुप की कई टीमों ने इकोनॉमिक्स, मास कॉम और MBA के तलबा के इंटरव्यू लिए, जिससे तलबा में एक अच्छा माहौल देखा गया। ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर सईद हमीद ने बताया कि कैंपस में अब कंपनियों का आना शुरू हो गया है और मुसलसल कंपनियां आ रही हैं, जो एक अच्छी अलामत है और इसके मुस्तकबिल में बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे। देखिए, आज एक टैब ग्रुप है जो नोएडा से आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग कोर्सेज़ को रिक्रूट करने के लिए। जैसे आज इकोनॉमिक्स के बच्चे के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मास कॉम वालों के चल रहे हैं, MBA वालों के चल रहे हैं, कॉमर्स वालों के चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है। उसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए HR में जॉब्स हैं, मार्केटिंग में जॉब्स हैं, कंटेंट राइटिंग में जॉब्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जॉब्स हैं। तो ये अच्छा काफ़ी वेरीड ऑप्शंस लेके ये लोग आए हुए हैं और अच्छा माहौल है कैंपस में। परसों भी जैसे 12 तारीख को हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट भी आ रही है MBA के लिए और सिविल के लिए, जबकि ये है कि सब सिविल के अंदर थोड़ा सा मार्केट भी लो है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सिविल में भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज सेकुलरिज्म के अलंबरदार है। यही वजह कि किसी भी मजहब की तकरीब हो, फौज में उसको मनाया जाता है। इस रिवायत को अलीगढ़ में रिटायर्ड फौजियों की तंजीम इंडियन वेटरन्स एसोसिएशन ने जिंदा रखा है। तंजीम की जानिब से अलीगढ़ में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी लोगों ने शिरकत की और अपने तासुरात का इजहार किया। तंजीम के जिम्मेदार कैप्टन आशीष खान ने बताया कि हमारी तंजीम इन कदरों को बाकी रखे हुए है जो हमें फौज में खिदमत देते हुए सिखाई गई थी। हमारे संगठन का एक मकसद है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का प्रतीक, और हमारी सेना में भी दीपावली, होली, ईद या जो भी धर्म होते हैं मिलजुल करके बड़े सौहार्द तरीके से मनाते हैं। हमारा संगठन भी आए दिन हर जिले में, पूरे देश में कभी होली मिलन समारोह मनाते हैं, कभी ईद मिलन समारोह मनाते हैं, कभी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और हमारा एक मकसद है कि हम समाज में एक ऐसा मैसेज दें, समाज में एक ऐसी हम हवा फैलाएं जैसे सभी लोग एक रहें, एकजुट रहें और ताकतवर रहें। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।